हेलो स्टूडेंट। आज हम अरस्तु की राजनीति के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अरस्तु के बारे में ये कहा जाता है कि अरस्तु ने कहा था कि राज्य का आरंभ तथा अंत राजनीति के साथ ही होता है। अरस्तु हमेशा एक नैतिकता की बात करते हैं और उनका मानना है कि जो नैतिकता है उसके बिना अगर कोई भी राजनीति है तो वो व्यर्थ है। अरस्तु के अनुसार कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और मनुष्य एक ऐसी स्वाभाविक क्षमता को रखता है और उसमें एक नैतिकता पाई जाती है, यानी कि मनुष्य प्रारंभ से ही एक नैतिक प्राणी है, स्वभाव से ही एक जन्म से ही एक नैतिक प्राणी है और ये नैतिकता जो है उसे अन्य प्राणियों से अलग करती है। राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि का क्षेत्र है। अरस्तु की मान्यता के अनुसार राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए राज्य हमेशा बना रहता है, निरंतर बना रहता है। अतः राजनीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है अच्छा जीवन प्राप्त करना, यानी कि उत्तम जीवन प्राप्त करना है। राजनीति आज का ही कंसेप्ट नहीं है। राजनीति बल्कि प्राचीन काल से ही समाज को प्रभावित करने वाली एक शक्ति मानी गई है और कहा भी गया है कि राजा कालस्य कारणम, अर्थात राजसत्ता अच्छी या खराब स्थिति उत्पन्न करने वाली प्रभावशाली तंत्र है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जैसी राजनीति होगी, जैसा राजा होगा, वैसा ही उसका परिणाम भी प्राप्त होगा। तो नैतिकता की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये देखा माना जाता है कि नैतिकता युक्त आचरण ही नैतिकता कहलाता है। तो हमारे सामने एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि नीति किसे कहेंगे? नीति युक्त आचरण ही नैतिकता है, तो नीति क्या है? नीति यानी कि इस शब्द को हम यदि संधि विच्छेद करके देखें तो इसका अर्थ होता है नैति प्लस इति, अर्थात नीति प्राप्त होता है। नैति प्लस इति, नय का मतलब है ले जाना, अर्थात जो बातें सिद्धांत, नियम या श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएं वही क्या है? नीति है। समझ रहे हो मेरी बात को? नीति किसे कहते हैं कि जो बातें हमें नैति प्लस इति, नय का मतलब है ले जाना, जो बातें हमें सिद्धांत की तरफ, नियम की तरफ या श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाती हैं वही क्या कहलाती है? नीति कहलाती है। और इस नीति को धारण करने वाली शिक्षा ही क्या कहलाती है? नैतिकता कहलाती है। और नैतिकता ही वह सन्मार्ग है, सद्मार्ग है जिससे व्यक्ति एवं समाज दोनों के दीर्घकालीन और तत्कालीन हितों का संतुलित समन्वय होता है। और ऐसा तभी संभव है जब मानवीय मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, दया, संयम, दान आदि को जीवन में शामिल किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो धर्मयुक्त जीवन व्यवहार ही नैतिकता है। नैतिकता में क्या क्या शामिल किया जाता है? जैसे सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, क्षमा है, दया है, संयम है, दान, ये सब चीजें किसमें शामिल होती है? नैतिकता में। और धर्मयुक्त जो जीवन है, ये धर्म की है ये सारी तत्व, और जो धर्मयुक्त जीवन है वही हमारी क्या है? नैतिकता कहलाता है। तो राजनीति अब आता है कि हमने नैतिकता की बात तो कर ली, अब राजनीति क्या है? राजनीति वो सिस्टम है, वो तंत्र है जिसके अंतर्गत समाज में सुरक्षा और शांति स्थापित हो तथा रोजगार और न्याय के जो साधन अधिकतम उपलब्ध हो, लोगों को
अधिक से अधिक रोजगार मिले, अधिक से अधिक न्याय मिले, वो सब मिलकर के क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। राजा या सत्ता पक्ष की जो नीति होती है वही राजनीति कहलाती है। जैसे अपन कहते हैं ना, अरे भाई क्यों राजनीति कर रहे हैं, मतलब कि वो क्यों अपनी जो मतलब अपनी बातों को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो कहलाती है राजनीति। और राजनीति का मतलब क्या होता है कि सत्ता पक्ष की जो नीतियाँ होती हैं, चाहे प्राचीन समय में राजा की अथवा वर्तमान समय में जो सरकार है उसकी क्या नीतियाँ हैं, वह राजनीति कहलाती है। क्लियर हो गया कि नैतिकता किसे कहते हैं और राजनीति किसे कहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि राजनीति से नैतिकता विलुप्त हो जाए, यानी कि नैतिकता विहीन राजनीति का स्वरूप कैसा होता है। यदि हम सामान्य तौर पर देखें तो सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करने वाली जो सत्ता है वो नीति विहीन हो जाती है। उसकी कार्यप्रणाली एवं व्यवहार में मानवीय मूल्यों का समावेशन खत्म हो जाता है, तो ऐसी राजनीतिक नैतिकता विहीन हो जाती है। ऐसे में इसका जो रिजल्ट आता है वो अनर्थकारी हो जाता है। और प्रकृति भी, अब हमने जैसे कोविड के दौरान तो देख लिया कि जैसा हम शाश्वत नियम है प्रकृति का कि जैसी नीति होगी वैसी ही उसकी प्रगति होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी राजनीति नैतिकता विहीन हो जाती है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करने का, मूल्यों का समावेशन खत्म हो जाता है, तो वो क्या होती है? अनर्थकारी हो जाती है। अब अनर्थकारी कैसे हो जाती है या अनर्थकारी का अर्थ क्या है यहाँ पर? वो ये है कि अन्याय है, अनिष्टकारी स्थिति अनर्थकारी कहलाती है। जैसे क्या होगा? अब अपन कहते हैं ना कि अराजकता फैली हुई है, राजनीति में अराजकता फैली हुई है। वो कैसे अराजकता फैलती है? जैसे अपन सामान्य तौर पर देखें कि अपराधियों का बोलबाला हो जाता है, समाज में जो पारिवारिक विघटन बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि राजनेताओं का जो जनता जिनको चुनकर भेजती है, जनप्रति बनाकर भेजती है, वो अपने संकुचित स्वार्थों में लिप्त हो जाते हैं। जनता की मांगों को, जनता के कल्याण के लिए उनका ध्यान पूरी तरह से हट जाता है। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे कि भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया हो। जगह जगह भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी पकड़े जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक चापलूसी का बोलबाला हो जाता है। हर आदमी अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने से अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, चाहे उसके लिए उनको अपना आत्मसम्मान ही क्यों न होना पड़े। फिर है कि जो दल सत्ता में रहता है उसमें जनता के कल्याण की भावना को ना ध्यान दे करके वो भाई भतीजावाद उसमें चलने लग जाता है। आपस में लोग बाग अपने ही समूह के लोगों को, अपनी ही जाति के लोगों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे लोगों को योग्य होते हुए भी उनको कहीं भी अवसर नहीं मिल पाता है। समाज में एक तरह से दबंग दबंग तो क्या मतलब कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मानवीय मूल्यों के और का पूरी तरह से उल्लंघन होने लग जाता है। मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन होने लग जाता है। जनता डरी सहमी रह जाती है और हर आदमी अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करता है। तो जिससे क्या होता है कि और हर जगह, चाहे वो सरकारी कार्य हो या न्यायिक निर्णय हो, उनमें से जनता का विश्वास उठ जाता है। लोग ये समझते हैं कि हमारी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वह समाज, वह सरकार, वह राजनीति चलना थोड़े दिन में उसके लिए अनर्थकारी हो जाती है और वो संकट उत्पन्न हो जाता है उसके सरवाइव करने का। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या है? ये नैतिकता विहीन राजनीति के कारण उत्पन्न होती है। और ऐसी स्थिति में इसको दूर करने के लिए समाज और सरकार में नैतिकता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नैतिकता के लिए जैसे सबसे पहली बात है जनता का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, जैसे कि अब लगातार
जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उसमें मोरल साइंस पढ़ाई जाती है, मोरलिटी के चैप्टर्स उसमें शामिल किए गए हैं। मानवीय मूल्यों को समावेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो आज का स्टूडेंट है, आज का जो छात्र है, वो कल का नागरिक और आगे कहीं ना कहीं किसी न किसी, मान लो तो वो राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं राजनीति का सूत्रधार बनेगा। समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करना आवश्यक है, क्योंकि जो नैतिकता के जो मूल्य अपनाकर लोग आगे बढ़ते हैं उनको सरकार द्वारा, समाज द्वारा उनको पुरस्कृत करने की, उनको सम्मानित करने की व्यवस्था होगी। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उनके लिए राजनीति में सत्ता द्वारा दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान करना होगा। जो हमारे सामाजिक दर्शन और चिंतन में नैतिकता, धर्म एवं शिष्टाचार को स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के चयन के समय चरित्रवान व्यक्ति को ही अगर वरीयता देनी होगा, और ये ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए हर राजनीतिक दल द्वारा कि व्यक्ति का जो नैतिक चरित्र हो वो उज्जवल होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। जो आदमी ऑलरेडी किसी अपराध में लिप्त है या कोई सजा काट के आया है तो कृपया उसको किसी भी तरह का टिकट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट राजनेताओं और नैतिकता विहीन राजनीति को समाज, प्रेस एवं मीडिया द्वारा सामने लाकर उसकी एक तरह से निंदा करनी चाहिए, ताकि आगे से दूसरे व्यक्तियों को उनसे सबक मिल सके। गांधी जी ने भी राजनीति को धर्म अनुसार एवं नैतिकता युक्त बनाने पर बल दिया था। इस प्रकार राजनीति को धर्म एवं नैतिकता युक्त बनाने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। नैतिकता विहीन राजनीति किसी का अहित ही नहीं करती, अपितु नीति विहीन राजनीति प्रशासन तंत्र, समाज, जनता एवं राजनेताओं के लिए अंततः क्या होता है, अनर्थकारी ही सिद्ध होती है। और आज के वर्तमान समय में नैतिकता युक्त राजनीति के महत्व को कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरस्तु की जो राजनीति की बात थी, जो नैतिकता युक्त राजनीति की अरस्तु बात करते हैं, वह आज भी कितनी रेलेवेंट है, कितनी प्रासंगिक है। थैंक यू सो मच।